गुड आफ्टरनून 9th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम भूगोल में पार्ट 2 जो कि हम पढ़ रहे थे, क्या था भूगोल में पार्ट 2, भारत का भौगोलिक स्वरूप। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि भारत में जो भौगोलिक स्वरूप है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम पढ़ चुके थे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है। पठार जैसा कि हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसा होता है, थोड़ा सा ऊंचाई पर होता है और कैसा होता है, बिल्कुल मेज के आकार का होता है। जैसे मेज ऊपर से कैसी होती है, समतल होती है, वैसी पठार भी होता है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना होता है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी छिछली घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ उपस्थित है। इस पठार के 2 भाग हैं। एक भाग क्या है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल जो श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, वो दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर में अरावली पर्वत से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में जाकर ये क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व में क्या होती है, ये उस तरफ बहती है। इस प्रकार वे क्षेत्र जो किसके अंतर्गत आते हैं, ढाल, मतलब नीचे की ओर तरफ आते हैं, वो ढाल को दर्शाते हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, बिल्कुल सिकड़ी हुई है, संकीर्ण है, कम चौड़ी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके और पूर्व विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित कर दिया जाता है और ये छोटा नागपुर का पठार को दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या स्थित है, त्रिभुजाकार भूभाग। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मेकाल पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर ये पूर्व का विस्तार बताया है। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। जब हम भारत के मानचित्र को देखेंगे तब हम जानेंगे कि इसमें कहाँ पर कौन सी श्रृंखला है और कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। जब हम मैप का कार्य करेंगे, मानचित्र का कार्य करेंगे, उसमें जब मैं और अच्छे से समझाऊंगी। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय यानी कार्बिक एंग्लोंग पठार कहा जाता है। उत्तर कचार पहाड़ी से इसे जाना जाता है, इस नाम से ही इसे संबोधित किया जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हो गया है। इसके अलावा 3 श्रृंखलाएं हैं जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। दक्षिण के पठार के पूर्व और पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी पश्चिम घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर भी स्थित है। वे सतत है और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट की स्थिति को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कैसे हैं, ऊंचे हैं। जो पश्चिम की तरफ के घाट है वो सभी कैसे हैं, ऊंचे हैं, जबकि पूर्वी घाट क्या है, कम ऊंचे हैं। 600 मीटर की औसत ऊंचाई की इनमें तुलना की जा सकती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। ये घाट पूर्वी विस्तार पर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हुए हैं। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है।
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको क्या कर दिया है, काट दिया है। ये पूरी तरह से सीधे नहीं है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। जैसी हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है उसकी वजह से इस कारण ही यहाँ पर हवा कैसी रहती है, आर्द्र रहती है और यहाँ वर्षा घाट पश्चिम ढाल पर होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। अब जैसे अनाईमुडी, डोडाबेटा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, ये इसके नाम है। पूर्वी घाट में दक्षिण में शेवराय, जावेडी की पहाड़ियाँ और उडंग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, और कोडई नाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों को हम मानचित्र में देख सकते हैं। ये कैसे है, पर्यटन स्थल है और हर वर्ष यहाँ पर कई लाखों पर्यटक घूमने जाते हैं ऊटी, और इसका नाम आपने सुना ही होगा। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यह भी पाई जाती है कि काली मृदा होती है यहाँ पर, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई। इसकी शेल कैसी है, आग्नेय है, जिसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर भी स्थित है और ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ भी हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में फैली हुई है। अब आता है भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर दूर दूर तक क्या दिखाई देता है, हमें रेत ही रेत दिखाई देती है। रेगिस्तानी इलाके को जहाँ पर वनस्पति की कमी होती है, वर्षा कम होती है, ऐसी जगह को मरुस्थल कहा जाता है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। दूर दूर तक हमें बालू ही बालू दिखाई देती है। यहाँ वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु सूखी जलवायु का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति भी कम पाई जाती है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं कभी कभी दिखाई देती हैं बालू में, उसके बाद वो मिल जाती है, विलीन हो जाती है। यहाँ जल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। समुद्र तक यहाँ पहुँच पाती है नहीं पहुँच पाते, और लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इस क्षेत्र की नदी का नाम क्या है, लूनी। बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र तक होता है, लेकिन लंबवत टीला पाकिस्तान भारत सीमा के समीप पाए जाते हैं। जैसलमेर जाए तो बरकान के समूह आप देख सकते हैं। अगर जैसलमेर जगह राजस्थान में है, वहाँ जाकर हमें बरकान के समूह दिखाई दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यहाँ पर ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैले हुए हैं। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मतलब सकरा मैदान है। और इसके अलावा कोंकण यानी मुंबई तथा गोवा, मध्य को कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग को मालाबार तट भी के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी सरकार इसे कहा जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से दक्षिण में भी एक तट है। बड़ी नदियां जैसे यहाँ पर कौन कौन सी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूलक्षण है। अब आता है द्वीप समूह। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, तटीय मैदान के बारे में। अब पढ़ेंगे हम द्वीप समूह के बारे में। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत को 2 द्वीप समूह में बांटा गया है। अब 2 द्वीप समूह कौन कौन से हैं भारत के, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह। द्वीपों का यह छोटा सा समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिंग द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इनका नाम क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। कारावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। सारे काम यहीं से होते हैं। इस द्वीप समूह का पादप जंतु के बहुत प्रकार की
प्रकार यहाँ पर पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यह एक पक्षी अभयारण्य क्षेत्र है। अब आता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीप। इनको अंडमान और निकोबार के नाम से जाना जाता है। आपने जब नक्शे में मैप में देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी में इससे दक्षिण की तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बहुत बड़े हैं और ज़्यादा संख्या में भी हैं। यह द्वीप समूह दो भागों में बांटे गए हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है और यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा और साथ में व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप यानी पौधे, जंतुओं की बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर ये द्वीप समूह विषुवत वृत्त के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय जलवायु है, इसलिए यहाँ पर जंगल कैसे हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं। भू आकृति विभागों का विस्तृत वर्णन विभाग की विशेषताओं को स्पष्ट करता है। ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल वनों के प्रमुख स्रोत है, उत्तरी मैदान अन्न के भंडार है और प्राचीन सभ्यताओं के विकास का भी आधार इन्हें ही माना गया है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष क्या है ये इनकी भूमिका देखने को मिलती है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पौध संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देखा जाए तो देश में विविध भौतिक आकृतियाँ हमारे लिए कुछ न कुछ देती ही है और इन आकृतियों से भविष्य के विकास में भी सहायता मिलती है और बहुत सारी संभावनाएं देखने को मिलती है। तो आपको इस पाठ को यहाँ तक पढ़ना है और ये पाठ आपका कंप्लीट हुआ।